तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व के इतिहास में जापानी साम्राज्यवाद के बारे में। तो साम्राज्यवाद का मतलब ही क्या होता है? तो साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने क्षेत्र का विस्तार करना। तो अपने क्षेत्र का विस्तार करना ही साम्राज्यवाद का मतलब होता है, सीधा सा। तो जापान है से अपने साम्राज्यवाद को कहाँ से कहाँ तक विस्तार कर रखा था, अर्थात किन किन देशों पर जापान है से कब्जा कर रखा था अपना। तो अगर बोला जाए वर्तमान में जिसे हम कोरिया कहते हैं, जिसे नॉर्थ और साउथ कोरिया कहते हैं, उस उन देशों पर जापान का कब्जा था। यहाँ तक कि चीन पर भी जापान का कब्जा था। ताइवान ताइवान जिसे चीन आज अपना कहता है, उस पर भी जापान का कब्जा था। फिलीपींस, इन सभी देशों पर जापानी साम्राज्यवाद का कब्जा था। तो आज हम जापानी साम्राज्यवाद के बारे में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जापानी साम्राज्यवाद। तो इसमें पहला पॉइंट है, जापान में साम्राज्यवाद का पहला शिकार चीन हुआ। तो जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन हुआ? चीन हुआ। अगला पॉइंट है, 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक ने, पेरी, जिसका नाम था पेरी, ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिका व्यापार के लिए खोला। और अगला पॉइंट है, जापान ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की। तो जापान में से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया था? मुत्सुहितो ने किया। और अगला पॉइंट है, 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। तो 1872 में जापान में से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सेना में जाना अनिवार्य कर दिया गया था। यह व्यवस्था है से अभी वर्तमान में है से इजराइल में है कि प्रत्येक व्यक्ति को इजराइल में है से प्रत्येक व्यक्ति को सेना में जाना अनिवार्य था। और अगला पॉइंट है, 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। तो 1905 ईस्वी में से जापान है से रूस को हराया। अगला पॉइंट है, जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पोर्ट्समाउथ की संधि द्वारा हुई। तो जापान और रूस की युद्ध की समाप्ति कब होती है? 5 सितंबर 1905 ईस्वी को। और कहाँ पर होती है? पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा होती है। और अगला पॉइंट है, जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। तो जापान ने से 1931 में अपने साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। और अगला पॉइंट है, 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। तो 20 मार्च 1933 को जापान ने क्या किया? राष्ट्र संघ, जो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद बना था राष्ट्र संघ, उससे है से त्याग देता है जापान अपना सदस्यता। और अगला पॉइंट है, पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। तो पीत आतंक से किसे संबोधित किया जाता है? जापान को। अगला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान धुरी राष्ट्र के साथ दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ 1939 से 1945 ईस्वी तक जब द्वितीय विश्व युद्ध चला, इस युद्ध में है से जापान है से किसके साथ था? धुरी राष्ट्रों के साथ। अगर धुरी राष्ट्रों की बात करें तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? जर्मनी, हिटलर वाला जर्मनी, और इटली जो मुसोलिनी वाला इटली था। तो ये तीन और जापान, ये तीन है से धुरी राष्ट्र में थे। तो जापान, जर्मनी, इटली, ये धुरी राष्ट्र में थे तीनों। और अगला पॉइंट है, अमेरिका ने जापान पर अणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया था। तो अमेरिका ने जापान पर से अणु बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर। इसके बाद है से जापान है से द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर देता है। और अगला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में से जापान कब आत्मसमर्पण करता है? 10 दिसंबर 1945 ईस्वी को। और अगला पॉइंट है, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण
जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया। तो जापान से कब आत्मसमर्पण किया? जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम गिरा अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा। उसके बाद से जापान से द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण करता है, अर्थात जापान से आत्मसमर्पण करने वाला नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नए क्लास में नए जोश, नए उमंग और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।